स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 12 आईएससी बोर्ड के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम यहाँ कर रहे हैं आपके साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर। करंट इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम समय में पूरा कंप्लीट करने की जिम्मेदारी थी। हमने 30 मिनट लिए थे आप क्लास लेक्चर में और अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम आज भी लेंगे और इन डिटेल सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चर्चा है वो ईएमएफ की है। ईएमएफ नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पर ये फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पर ये फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो क्या है? ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के जैसे नेचर का है। हम ई लिख लेते हैं। ई का मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, बिल्कुल वैसा जैसा आप पोटेंशियल को डिफाइन किया करते थे, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जूल अपॉन कूलम, इसी को नाम दे देंगे बेटा हम लोग वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईएमएफ का मतलब है वोल्ट, ठीक? वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज के जैसा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है। तो ईएमएफ जो है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की चीज है। ध्यान से सुनिएगा, जो ईएमएफ है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है लेकिन उस ओरिजिन का नहीं है। क्या होता है ध्यान से सुनिए। आप एक बैटरी बनाते हैं, अब इस बैटरी के बाहर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आप पाते हैं कि हायर एंड से लोअर एंड की तरफ करंट जाता है। तो बैटरी के अंदर लोअर एंड से हायर एंड की तरफ करंट आता है। इस बैटरी को जूम करके देखने की आवश्यकता है। बैटरी ऐसे, ये प्लस ये माइनस, और बैटरी में जो करंट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे मैं वो बना रहा हूँ लोअर से हायर। बैटरी के अंदर उल्टा करंट फ्लो करता है, सबको पता है। बैटरी का काम यही है और इसी तरह से वो एनर्जी दे पाती है। करंट में कौन सा चार्ज फ्लो होता है वो मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई Q प्लस चार्ज है, वो लोअर पोटेंशियल पे बैठा हुआ है और जाना उसे हायर पोटेंशियल पे। तो क्या ये अपने आप जा सकता है? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर अपने आप मूव कर रहा है तो उसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो लोअर से हायर अपने आप नहीं जा सकता, बाई नेचर उसे हायर से लोअर जाना है। लेकिन अगर ये चार्ज यहां से यहां नहीं गया तो करंट कंटिन्यू कैसे होगा? ये काम बैटरी करती है। बैटरी से लोअर एंड से खींचकर हायर एंड तक ले जाती है। तो यानी कि बैटरी यानी कि सेल परफॉर्म्स वर्क in moving positive charge from lower potential to higher potential. लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए बैटरी वर्क करती है। अच्छा, कैसे वर्क करती है? वर्क करने वाली एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट्स और वहां हो रही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जो रिलीज होती है वो चार्ज कैरियर को मिल जाती है और चार्ज कैरियर जो है वो भाग से लोअर से हायर की तरफ भाग जाते हैं। भागते हैं तो कॉमन सेंस से करंट डेवलप हो जाता है, साफ करंट आ जाता है, मजा आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा तमाशा होने के बाद फील आएगा कि ये जो इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमन सेंस है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में कन्वर्ट करते रहने का। और वो बेसिकली एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही है, बैटरी कुछ और काम करती भी नहीं है, कोई और काम अंदर बैटरी के पास नहीं। अब बैटरी के डब्बे को अंदर से देखो
तो बैटरी के डब्बे को अंदर से देखने पे आपको मालूम चलेगा कि बैटरी का डब्बा अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ पे तो आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट टाइप का कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहाँ पे दो डंडे भी हैं जिनको आप कैथोड एनोड बोल देते हो, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल टाइप की चीज है। तो जो हमारे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो हायर से लोअर जाता है बैटरी के बाहर, आप इधर इसे जोड़ सकते हैं, और लोअर से हायर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर। तो जाते हुए क्या इन इलेक्ट्रोलाइट से ये हमारा टकराया नहीं होगा चार्ज कैरियर? जवाब में टकराया तो होगा। जब हमारा चार्ज बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में दूसरे चार्जेस से, सल्फेट आयन से, आयरन आयन से, जिंक से, कॉपर से, किसी भी तरह के दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, तो जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी इस चार्ज ने गेन करी है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस आ जाएगा। यानी कि एनर्जी गिवन बाय बैटरी कुछ और है, और एनर्जी रिटेन्ड बाय चार्ज कैरियर कम है। ज्यादा एनर्जी दी और कम एनर्जी उसके पास बची, कुछ लॉस हो गया। कहां गया वो लॉस? कहां गई एनर्जी? इधर टक्करों में चली गई। तो हम कहेंगे कि सेल के पास, बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है। जब बैटरी से करंट जाएगा तो वहां भी एनर्जी का लॉस होगा। हो रहा है साहब? इसमें ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो वो समझो। जो एनर्जी बैटरी ने दी वो ईएमएफ, जो चार्ज के पास बची वो टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ क्या है वो देखो, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइडेड बाय चार्ज, ये ईएमएफ है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, इसको टीवी या सिंपल वी लिखते हैं, और वी का मतलब है एनर्जी एक्वायर्ड या गेन बाय एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक, तो आप इस बात को अच्छी तरह जानेंगे कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, ड्राइविंग सेल होगा, वो करंट फ्लो करा रहा होगा, ऐसे समय पे करंट फ्लो कराने का मतलब ड्राइविंग सेल बोलते हैं उसको, है ना। जो बैटरी करंट फ्लो कराती है उसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं। तो चार्ज ना हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, करंट फ्लो करा रही है, ऐसे केस में जो ईएमएफ है वो हमेशा बड़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज से, क्योंकि जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी मिलेगी थोड़ी, कुछ ना कुछ तो बैटरी के अंदर भी लॉस हो जाएगा। यहां से सवाल आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के, उनके रिलेशंस के। तो सबसे पहले तो उनका रिलेशन कर लेते हैं बच्चों। रिलेशन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बैटरी बनाइए, इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस बनाइए और बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाइए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर बोलिए, इंटरनल को ये, और ऐसे कुछ। फिर आप कह दीजिए कि करंट आई जा रहा था, और यहाँ भी करंट आई जा रहा है, यहाँ भी करंट आई जा रहा है, यहाँ भी करंट आई जा रहा है। और फिर इसके प्लस माइनस की मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप करिएगा। बैटरी का फिक्स है प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। घूमेंगे, यहाँ से चलेंगे तो माइनस का आई इंटू आर लिखेंगे। फिर देखें माइनस का आई इंटू स्मॉल आर लिखेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस ई, क्लोज लूप कंप्लीट, जीरो, ई इक्वल टू आई ऑफ आर प्लस आर आप लिख रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा गेम है ये ईएमएफ का फॉर्मूला बना दिया आपने। इस ईएमएफ के फॉर्मूले के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आई इंटू आर, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, इसे ही टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है V, जहां पे कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखेंगे। ठीक, अब खेलो, चलो V इक्वल टू आई आर हो गया, तो
इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसे किताबों में लिख के मिलता है ना, ई से नहीं मिलता, बी से मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहीं से देखो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू ई माइनस वी होल डिवाइडेड बाय आई लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई आर के कॉन्सेप्ट से I इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखोगे तो E माइनस वी आर अपॉन वी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर इक्वल टू स्मॉल आर। ये तो ये फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, ध्यान रखना, इसको डरना नहीं कि ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल कम है। कि डब्बे में जो है बस ये याद करना है, दो तो डब्बे एक ही जैसे, 3 डब्बे याद कर लो, काम खत्म हो गया। अब इसमें E और R जो है वो सेल की प्रॉपर्टी कहलाते हैं। अगर सेल में कोई छेड़छाड़ ना करो तो फिर सर्किट के बदलने पर ये चेंज नहीं होते। टर्मिनल वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट सर्किट की प्रॉपर्टी है। सेल बदलो तो भी बदलेंगे, रेजिस्टेंस बदलो एक्सटर्नल तो ही बदलेंगे, मतलब सर्किट में कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो वीआरआई में चेंज होगा, ई और स्मॉल आर में कोई चेंज नहीं होगा। ये ईएमएफ है बेसिक। सवाल कैसे बनते हैं वो देखो, इसकी कहता है 5 ओम, 1 ओम, 24 वोल्ट और कहता है कि फाइंड करंट। बहुत सस्ता सवाल है, एकदम आसान है, आपसे हो ही जाना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने कहा कि करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा था E अपॉन R प्लस आर। ईएमएफ 24 का है, एक्सटर्नल 5 है, इंटरनल 1 है, 24/6 है, आंसर आ रहा है 4 एम्प्स। बेसिक आइडिया, बिल्कुल सस्ता सवाल, हो ही जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। चाबी में दे। सवाल में फिर बोला गया है फाइंड करंट, बिल्कुल सस्ता सा है, आइए ध्यान से देखिए। स्टोरी क्या है सवाल की, ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से खेलते रहिए। 4 और 12 पैरेलल में है, तो सबसे पहले तो 1 अपॉन आर डैश निकालना पड़ेगा। 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12, नीचे आया 12, इधर आया 3, यहाँ आया 1, ये है 4/12, सॉल्व करोगे 1/3, यानी कि आर डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा, 3 ओम्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में, सॉरी पैरेलल में होने के बाद इसके साथ सीरीज में, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 3 और 1 मिलाकर 4 बन जाएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू तुम निकाल पा रहे हो 4, स्मॉल r की वैल्यू गिवन है 1, ईएमएफ की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट्स, तो लॉजिकली करंट का फॉर्मूला लगाओगे E अपॉन R प्लस आर। E की वैल्यू क्या है 10, एक्सटर्नल कितना है 4, इंटरनल कितना है 1, तो आंसर आ रहा है 2 एम्प्स। बिल्कुल बेसिक फंडा, ठीक है मेरी बात, एकदम आसान है, आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो बात बन जाएगी, एकदम सिंपल है। चलो कुछ और बातें करते हैं। नया कॉन्सेप्ट चालू होता है WSB का। WSB का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो समझो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का बेटा, एक ऐसा 5 रेजिस्टेंसेस का ग्रुप जिनमें सीरीज और पैरेलल ना मिले, ठीक, 5 रेजिस्टेंस,
स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक, नो सीरीज एंड नो पैरेलल, ना आपको कुछ सीरीज में दिखाई देगा ना पैरेलल में दिखाई देगा। जब तक बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं आता तब तक सीरीज पैरेलल समझ नहीं आएगा। व्हीटस्टोन दो प्रकार का, एक अनबैलेंस्ड और दूसरा जो कंडीशन है वो है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कौन और बैलेंस्ड कौन? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो व्हीटस्टोन वो एक्चुअली किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन है, केवीएल का क्वेश्चन है, केवीएल लगाइए आंसर आएगा। जो बैलेंस्ड है, अगर व्हीटस्टोन बैलेंस हुआ तो ही व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, अदरवाइज वो क्वेश्चन व्हीटस्टोन का है ही नहीं, वो एक्चुअली किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो ज्यादा जुगाड़ ना सीख करके डायरेक्ट ये बात जाननी चाहिए कि व्हीटस्टोन बैलेंस है तो व्हीटस्टोन, अदरवाइज वो केवीएल का सवाल है, आराम से हो जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं। जाने कि इसका चित्र कैसा है। ये एंड पॉजिटिव है, एक रेजिस्टेंस निकल रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस निकल रहा है, ये एक एंड है, यहां से एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, देखें ध्यान से, इसको नाम दे सकते हैं P Q R S। किस सीक्वेंस को नाम दिया गया है? कोई सीक्वेंस नहीं, जो मर्जी हो रख लो, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो तुम्हें ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट देखना है। ये जो शक्ल है व्हीटस्टोन की, इसमें आप कोई भी दो सीरीज, कोई भी दो पैरेलल नहीं निकाल पाओगे। तो मान लो जो बोला गया वो ये कि यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो लॉजिकली यहाँ का वोल्टेज X और यहाँ का वोल्टेज Y है, तो जो करंट आ रहा होगा I वो दो पार्ट्स में बटेगा, यहां जाएगा I1 और वो I का बचा हुआ पार्ट जिसे I माइनस I1 बोल सकते हो, मैं यहाँ पे उसको I2 बोल दे रहा हूं, वो नीचे आ जा रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं उसमें, सिंपल। जब I1 इस जंक्शन पे आएगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे, आगे जाने का, नीचे आने का। I2 इस जगह पे होगा तो उसके पास भी दो रास्ते होंगे, आगे जाने का, ऊपर जाने का। ये X और Y के वोल्टेज से डिसाइड करेंगे कि अगर X ज्यादा Y कम वोल्टेज है तो नीचे करंट आएगा, Y ज्यादा X कम है तो ऊपर करंट जाएगा। लेकिन बैलेंसिंग की क्या कंडीशन, वो सुनना। बैलेंस्ड WSB की कंडीशन ये है कि वोल्टेज X और वोल्टेज Y आपस में बराबर है। वोल्टेज X और वोल्टेज Y अगर आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इक्वी पोटेंशियल हो गया। इक्वी पोटेंशियल हो गया का मतलब बीच वाले में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 है, तो कहा जाएगा करंट इन T is 0 because potential difference across T is 0। ठीक, T में करंट 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस T में 0 है। जिस रेजिस्टेंस में सर्किट में करंट नहीं होता है उस रेजिस्टेंस को सर्किट का पार्ट नहीं माना जाता है, वी इग्नोर दैट रेजिस्टेंस, की है ही नहीं वो हमारा हिस्सा, बाद में जानने कोई मतलब नहीं उससे, जस्ट इग्नोर इट। तो लॉजिकली जो I1 करंट आया, नीचे जाने का रास्ता तुमने खत्म कर दिया है, तो पूरा का पूरा I1 एक ही जगह जा सकता है एंड दैट इज आगे, और जो I2 आ रहा है वो भी यहीं जाएगा आगे, तो हम कहेंगे I2 आगे जा रहा है। अब यहां से हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बेटा को ध्यान सुनना। अगर मैं I1 लिखने लग जाऊं, I1 यहां से, तो I1 तुम लिख रहे होगे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जिसे हम P बोल रहे हैं। सिमिलर I1 अगर तुम देखने की कोशिश करो तो एक I1 तुम यहां से भी लिख सकते हो, दैट इज x माइनस 0 द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस Q। फिर तुम कहीं I2 लिखने लग जाओ, इधर से I2 लिखो तो तुम क्या लिखोगे, V माइनस y और y को ही कर ले x, कहोगे y को कैसे x कर लिया, भैया बैलेंस की पढ़ाई हो रही ना, बैलेंस की पढ़ाई हो रही मतलब y भी तुम्हारे लिए क्या बन चुका है, x बन चुका है, वरना वो बैलेंस ही नहीं होता, हमें पढ़ना बैलेंस ही। तो इसी प्रकार से जब I2 को आगे लिखोगे इस जगह पे,
तो लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस s। एक काम करो, इन दोनों को i1 i2 को डिवाइड लगा दो, i1 डिवाइडेड बाय i2, तो क्या बन रहा है ध्यान से देखना, v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय p होल डिवाइडेड बाय v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r। इस i1 i2 को देखो डिवाइड कर दो सेकंड वाले को, तो i1 i2 की वैल्यू क्या आ रही है ध्यान से देखना, x डिवाइडेड बाय q होल डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय s। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 में भी बहुत सारे तमाशे हैं, vx को काट दो, x और x को काट दो, तो तुमको क्या नजर आने लग जाएगा वो ध्यान से देखना कि i1 i2 इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां से लिख रहे होंगे कि फ्रॉम 1 and 2, देखो r ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा r अपॉन p, और यहां से s ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा s अपॉन q। किताब तुमको ये फॉर्मूला लिखकर दे देगी। कोई किताब में ये r s q p का जो रिलेशन है थोड़ा उल्टा सीधा लिखा होगा, तो बच्चे सोचेंगे मैच नहीं कर रहा है, पर एक्चुअली इस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, ध्यान सुनना, मैं तो इसको ऐसे भी नहीं याद कराता हूं, क्या याद कराता हूं, ध्यान सुनना, r इंटू क्यू इक्वल टू p इंटू s। तो r q और ps नहीं याद करना है, याद क्या करना, ध्यान सुनना, देखो r इंटू क्यू और p इंटू s आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। ये आमने ये सामने इनका मल्टीप्लिकेशन, ये आमने ये सामने इनका मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर आना चाहिए। अब भाड़ में जाए पी क्यू आर एस, इनका सीक्वेंस देख लेना चाहिए। हमें क्या मतलब है, जो मर्जी रेजिस्टेंस के नाम रखो, जिस मर्जी उस सीक्वेंस में रखो, जो मर्जी वो फॉर्मूला निकालो, बस ध्यान रखना है कि आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, और अगर नहीं आ रहा तो बैलेंस नहीं है। बस इतना ही। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट चालू होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज, इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं, तो डरना नहीं है, काम शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड WSB। व्हीटस्टोन में हम लोग जब बैलेंस कंडीशन ले आते हैं, उस बैलेंस कंडीशन के प्रिंसिपल पर ही मीटर ब्रिज काम करता है। यूज क्या है इसका, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम करता है। मेजर कर लेगा, बता देगा तुम्हारे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तुम्हें नहीं पता कितने का है, व्हीटस्टोन के मीटर ब्रिज में लगाओ, आराम से पता चल जाएगा। किस कंडीशन में काम करता है, नाम दिया जाता है वर्क्स एट नल डिफ्लेक्शन केस। नल डिफ्लेक्शन केस पर काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मीटर ब्रिज। क्या क्या है इसमें वो थोड़ा सा जानना चाहिए हमें। एक बढ़िया सा मीटर ब्रिज का वायर है, इसको ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर इस तरह से नाम देते हैं, नाम दे देता हूं उसका। ये वायर के नीचे एक स्केल लगा है, स्केल के ऊपर वायर माउंटेड है। एक जगह पे आपको 0 सेंटीमीटर नजर आएगा,
एक जगह पे आपको 100 सेंटीमीटर नजर आएगा। 100 सेंटीमीटर का ब्रिज वायर लिया जा रहा है, इस वजह से इसे 1 मीटर की लेंथ होने की वजह से मीटर ब्रिज नाम दिया जाता है। ब्रिज वायर की खास बात ये कॉपर वायर की तरह जीरो रेजिस्टेंस का वायर नहीं है, तो हम कहेंगे ये रेजिस्टेंस वायर है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस है। ठीक, वो कनेक्टिंग वायर की तरह वायर नहीं है। एलॉय होता है तो वायर में रेजिस्टेंस है। अब क्या कर रखा है कि यहां पर एक मेटालिक प्लेट लगा रखी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जानबूझकर। इस तरह से। अब यहां पर तुम देखो ध्यान से क्या बनाया जा रहा है बेटा। ये कनेक्शंस के लिए है और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक बॉक्स लगाया गया, इसे बोला गया RB। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया, ये वही रेजिस्टेंस है जिसे X बोल रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस जिसे हमें पता करना है। आपको दिखना चाहिए कि ये जो प्लेट्स लगा रखी हैं ये सारी मेटल की कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और मेटल्स आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल टाइप रहते हैं। फिर जानबूझकर इसमें बैटरी का कनेक्शन किया गया। ये तो पूरा कनेक्शन हो गया भाई, मीटर ब्रिज बन गया। अब ये जो करंट आ रहा है इसको भागने के दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता है ये वायर, और एक रास्ता है रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए इस X से होते हुए जाना। हम जानबूझ के इसमें बीच में नया जुगाड़ फिट करते हैं। यहीं से एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और गैल्वेनोमीटर को ले जाके यहाँ लगा देते हैं। तो आप देखेंगे जो करंट आ रहा है ऊपर, उस ऊपर वाले करंट से इसके अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर कुछ V वोल्ट है। V की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप आते 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 कुछ बचा होगा पोटेंशियल डिफरेंस Y, पोटेंशियल बचा होगा Y। तो यहाँ भी करंट के आने से लगातार की भी रेजिस्टेंस इसके पास है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना बचा Y। जिस वक्त सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पर हम इस जॉकी को लगा देंगे, इस चीज को जॉकी बोलते हैं, आप सब जानते हैं कि ये जो चीज है इसका नाम दिया जाता है जॉकी। ये बेसिकली वायर इसके अंदर होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है ताकि आपको करंट ना लगे और आपका हाथ वायर पे टच ना करे, सिर्फ वो कंडक्टिंग जो मटेरियल है वो ही टच कर पाए। ये गैल्वेनोमीटर, जैसे तुम RB बोल रहे हो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। सबने अपने अपने स्कूलों में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। बेसिकली इस प्रकार का एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर कई सारी कीज लगी होती हैं और इसमें कुछ इनपुट कुछ आउटपुट होते हैं, ऐसे वैसे। ठीक, अगर किसी के ऊपर लिखा है 5 ओम और वो की निकाल दोगे तो इसका मतलब है कि इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस अब आ गया। 10 ओम लिखा है, 10 निकाल दोगे इसका मतलब 10 ओम आ गया। इस तरह से सोचते हैं। जब भी कभी आप यहां और यहां पे वाई वाई पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल मुझे पता नहीं, पर वाई वाई बराबर ले आते हैं, तो बराबर पोटेंशियल होने में क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता। गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाने की वजह से यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। उसे नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, वॉइड डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन करके लिखते और बोलते हैं। ऐसा करने पर क्या हुआ कि अगर मैं चेक करने लग जाऊं कि ये सर्किट क्या है, तो तुम एक पोटेंशियल बनाओगे V, एक पोटेंशियल बनाओगे 0, ऊपर भी पोटेंशियल बनाओगे Y और नीचे का पोटेंशियल भी बनाओगे Y, क्योंकि अब तो बराबर ही कर लिया नल डिफ्लेक्शन में। रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर तुम देखोगे तो RB तुमको दिखाई देगा V और Y के बीच में, Y और 0 के बीच में तुम्हें अननोन दिखाई देगा।
आप देखें V और Y के बीच में ये स्मॉल l लेंथ सेंटीमीटर में नजर आएगी और बची हुई 100 माइनस l जो है वो नजर आएगी इसमें। तो यहाँ पे y और 0 के बीच में क्या बनाया 100 माइनस स्मॉल l। और क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है बीच में तो कुछ है ही नहीं, यही तो कनेक्शन था व्हीटस्टोन का। और व्हीटस्टोन में क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर है y और y के और उसमें करंट है नहीं, तो बैलेंस्ड WSB तैयार हो गया। तो जब तुम्हारे पास बेटे बैलेंस्ड WSB बनकर तैयार हो जाए तो तुम्हें कहना चाहिए कि आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना भी रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L मस्ट बी इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस X इनटू L। तो अननोन रेजिस्टेंस X इक्वल टू RB इनटू 100 माइनस L होल डिवाइडेड बाय L। क्या आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर पाए? जवाब है हाँ, फाइंड तो कर पाए। अगर आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर पाए बिना उसमें करंट फ्लो कराए तो फायदेमंद चीज है यार। बिना किसी एरर के आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लिया, प्रॉब्लम भी कोई नहीं हुई। ये तरीका है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाने के लिए आया करता है। ठीक, मार्जिन ऑफ एरर बहुत सारे हैं इसमें, जैसे ये होता तो वायर एलवाई का है, थर्मल एक्सपेंशन शो करता है तो वायर की लेंथ और एरिया बदलने लग जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो कराने पर ये क्योंकि एक्सपैंड करने लग जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ ठीक नहीं मिलती, हमेशा एरर्स आते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी बड़ा सारा प्रॉब्लम है, जितना रेजिस्टेंस हम सोचते हैं उससे कई बार वेरी करता है ना, तो उसकी सर्विसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो प्रॉब्लम होती है। बैटरी का जो वोल्टेज है ये ज्यादा नहीं रखना पड़ता है, हमेशा लो वोल्टेज की बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए इसमें, ताकि करंट ज्यादा ना हो और जितना करंट हमारे वायर से जा रहा है वो ज्यादा ना हो। इसका मतलब अगर मैं इसका एक डेटा लेके बोलूं तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, मैं सच बता रहा हूं कि 6 वोल्ट पे डेटा बहुत अच्छा नहीं आता है, हमेशा एक्सपेंशन बहुत होता है, बहुत जल्दी स्विच ऑफ ऑन करना पड़ता है। ठीक, ये जिसे हम बैटरी लिख कर दे रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लैब में तो आप पाएंगे कि ये चीज जो है ये बैटरी एलिमिनेटर होती है। अब आप डायरेक्ट बैटरी से ना जोड़ पाए क्योंकि आपके पास मान लीजिए बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, तो बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं। बैटरी एलिमिनेटर ऐसा डिवाइस है जिसमें एसी करंट डालोगे डीसी निकालेगा, जितनी तुम्हारी मर्जी उतने वोल्ट की निकालेगा। अच्छा हो गया खत्म मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज है और ये उसका फॉर्मूला है। आपको इस चित्र में बैलेंसिंग लेंथ देखनी है, इसमें भी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रखना है क्योंकि बैलेंस WSB है, तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, ये विचार करना है। ऐसा कर पाओगे तो इसका मतलब होगा कि व्हीटस्टोन के सवाल सही सही बन गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मीटर ब्रिज। एक और चीज बताता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स को देखो। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो की होती है वो इस प्रकार से बॉक्स के अंदर जाती है और जब उस की को अंदर डाल देते हो तो जो वायर आ रहा है इसमें लपटा होता है, ठीक, ये चिपक जाता है। बताता हूं, एक मिनट रुकना, नए पेज में देखो। जब हम उसको निकाल देंगे ना बेटा, निकालने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस कैसे आता है समझना, एक की कुछ इस तरह की होती है अंदर जैसे, और जो वायर आ रहा है वो वायर इसमें लपटा हुआ है, और जिस तरह से वायर लपट कर आता है उसका उल्टा ये वायर वापस जाता है इस तरह से। और जो लाल नीला वायर बना दिया ये बेसिकली रेजिस्टेंस वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है, इस वायर में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर 5 ओम लिखा है तो इसको डब्बे के अंदर डालने पर रेजिस्टेंस कैसे चला जाता है, यहां पर मेटालिक कांटेक्ट है और इस मेटालिक कांटेक्ट की जो रेजिस्टेंस है वो नियरली 0 है। तो जब इसको तुम अंदर डाल देते हो तो ये वायर कांटेक्ट में आ जाता है इस मेटालिक कांटेक्ट के, तो ज्यादातर करंट यानी लगभग सारा करंट चला जाता है
इस लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, करंट चूजेस द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो यहां से सारा करंट चला जाता है, वायर से नहीं जाता। समझो बात? अच्छा, अब सुना ध्यान से। इसको रिवर्स ऑर्डर में वुंड करने का क्या कारण है? क्योंकि आप जब इसमें वायर को लपेट रहे हैं ना, तो लपेटने से आप देखेंगे कि सॉलिनॉइड बन रहा है। सॉलिनॉइड बन रहा है ना, यानी कि इंडक्टर बन रहा है। करंट के वेरिएशन से बैक ईएमएफ ना जनरेट हो, इसके लिए क्या किया, इसी का ऑपोजिट हमने कुछ और वुंड कर दिया। तो ये भी इंडक्टर बनेगा, और ये जो इंडक्टर बनेगा ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में